नमस्कार, मैं आशुतोष अपने चैनल द नेशन मिरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा मुद्दा है असम राइफल का डीजी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में क्यों नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं रंजीत तिवारी जी। तो आइए स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार आशुतोष सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज का जो हमारा मुद्दा है, अपने असम राइफल का जो डीजी हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में क्यों नहीं है। क्योंकि जो हमारे देश के जो सभी फोर्सेस हैं, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो या सीएपीएफ हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित नहीं है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के शिलोंग में स्थित है। लेकिन ऐसा क्यों कि नई दिल्ली में जो है ये हेडक्वार्टर स्थित नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि डीजी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में क्यों नहीं है। तो देखिए, नई दिल्ली में क्यों नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो शुरुआत में जो हमारा मतलब ऑपरेशनल एरिया रहा है जी, वो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट का एरिया और सिक्किम रहा है। तो असम राइफल्स को कमांड कंट्रोल में आसानी हो, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए इसका हेडक्वार्टर उस समय में असम में ही कर दिया, मतलब असम में कर दिया गया, जो कि अब असम नहीं है, अब मेघालय है। यानी कि शिलोंग अब मेघालय का कैपिटल है। जी बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में ये मुझे लगता है कि जो डीजी हेडक्वार्टर है वो बाहर होना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब नॉर्थ ईस्ट से बाहर होना चाहिए। बाहर दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली से आप कहीं और दूसरी जगह भी रख सकते हैं, कलकत्ता भी रख सकते हैं। बिल्कुल, कलकत्ता भी रख सकते हैं। जी। तो दूसरी चीज ये है कि शुरुआत के दिनों में और अभी तक गवर्नमेंट ने असम राइफल को कुछ हद तक सीक्रेट रखा। तो अगर ये दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर बना देते तो दिल्ली में तो पूरा मीडिया का गढ़ है, या बाकी भी जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आम जनता है, सबका नजर पड़ता है डीजी हेडक्वार्टर असम राइफल के ऊपर, तो सबको असम राइफल के बारे में पता चलता है। वैसे क्या है कि अभी डीजी हेडक्वार्टर नहीं है तो आप लोगों को अभी भी कम जानकारी है। जी। वैसे आपको ये बता दूं कि दिल्ली में हमारा डीजी हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन एक हमारा वहाँ पे एक कैंप है, उसका नाम है LOAR। LOAR आपने शायद नाम सुना होगा या आप जानते भी होंगे। LOAR का मतलब होता है लाइजन ऑफिस असम राइफल। उसका काम है डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के साथ जो भी अपना मतलब ताल्लुकात है उसको बनाए रखना, जो भी कम्युनिकेशन है होम और डिफेंस के साथ रखना। और ये मतलब दोनों मिनिस्ट्री और असम राइफल के डीजी हेडक्वार्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जैसे कि शिलोंग में हमारा जो डीजी हेडक्वार्टर है और न्यू दिल्ली में जो दोनों मिनिस्ट्रीज है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्रीज और होम मिनिस्ट्री, इन दोनों होम मिनिस्ट्री और DGR के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, उनके बीच कम्युनिकेशन का ये पुल का काम करता है। तो ऐसा है। लेकिन DGR हमारा शिलोंग में है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग इसमें मतलब हमारा नाम जो है, हमारा काम जो है बाहर नहीं आ पाता है। तो उस वक्त पुराने टाइम का हालात कुछ और था, आज का हालात कुछ और है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर हमारा डीजी हेडक्वार्टर शिलोंग से बाहर आ जाए तो और भी लोग हमें जानेंगे और हमारी परेशानियां कुछ हद तक पहचान बढ़ जाएगी, परेशानियां कम हो सकती है, हमारी पहचान बढ़ जाएगी। और जो हमारे डीजी साहब है उनको किसी ना किसी काम से हमेशा LOAR में आना पड़ता है, तो इनका चक्कर मतलब दिल्ली से शिलोंग, शिलोंग से दिल्ली लगा रहता है। तो आने जाने में कहीं ना कहीं ये जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं इनको भी प्रॉब्लम्स होता है। तो पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन कम था, रोड की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी कम थी, ट्रेन की फैसिलिटी कम थी, एयर फैसिलिटी जो मतलब एयरपोर्ट वगैरह नहीं थे, कम थे, एयरलाइंस की सर्विसेज कम थी, तो उस समय थोड़ा दिक्कत था। लेकिन आज के टाइम में तो आप मतलब बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। आज के टाइम में कोई बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़े हैं, कम्युनिकेशंस के भी साधन बढ़ गए हैं। तो अब तो हेडक्वार्टर कहीं भी हो सकता है। और अगर हमारा हेडक्वार्टर शिलोंग से बाहर निकलता है तो लोग हमें जानेंगे, हमें एक एक्सपोजर मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसा है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चूंकि असम राइफल एक क्षेत्र विशेष की फौज है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर डिप्लॉयमेंट है, या फिर J&K में, जैसे चूंकि जैसे कह सकते हैं कि सर जो हमारा असम राइफल है उनका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही होता है। तो कुछ लोग का ये कहना होता है कि इस कारण से जो है हेडक्वार्टर जो है उसका शिलोंग में है। ये कुछ लोग मतलब ऐसा उनका मानना होता है। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, मैंने भी शुरू में बताया था, आपके भी दिमाग में सवाल उठा है कि सवाल तो क्या उठा है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि चूंकि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पे असम राइफल की डिप्लॉयमेंट है। असम में भी मतलब कहने को तो नाम है असम राइफल, बट असम में उतनी ज्यादा कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, छोटा मोटा डिप्लॉयमेंट है। एक आध जगह पे हमारा 22 सेक्टर असम में पड़ता है, प्लस एक 4 द्वार और लोखरा लोकेशन है जिसका हेडक्वार्टर असम में पड़ता है, बट उनका कंपनीज जो है वो बाहर में है। और मेघालय में हमारा कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, DGR शिलोंग को छोड़ करके वहाँ पे कोई मेघालय में हमारा ऑपरेशनल रोल नहीं है, सिर्फ हमारा वहाँ पे डीजी हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट तो वहाँ हमारा
नॉर्थ ईस्ट में ही है, इसलिए लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है। तो आपने एक फोर्स का नाम सुना होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। जी बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है, बट ये नेवी का पार्ट नहीं है। जी। जैसे हम आर्मी का पार्ट नहीं है, वैसे वो नेवी का पार्ट नहीं है, लेकिन उसका भी कमांड कंट्रोल, ऑपरेशनल कमांड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, इसलिए उसे भी पैरामिलिट्री कह दिया जाता है। उसमें भी नेवल अफसर आते थे, अब उनका कम हो गया है। और डीजी जो इनका होता था कोस्ट गार्ड का, जो नेवी के ऑफिसर आते थे, वाइस एडमिरल जो कि आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होता है, वही इनका डीजी होता था। लेकिन अब इनका अपना असिस्टेंट कमांडेंट जो मतलब डायरेक्ट भर्ती होके जाते हैं कोस्ट गार्ड में, वो प्रमोट होके अब डीजी बनने लगे हैं। जी। तो ये भी तो एक मतलब किसी खास पर्टिकुलर एरिया का फोर्स है, यानी जो हमारा कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल स्टेट है, जो हमारा कोस्ट लाइन है इंडिया का, जो अगर हम बात करें तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल से शुरू होकर के आपका तमिलनाडु और केरला होते हुए, साउथ में तमिलनाडु और केरला होते हुए वेस्ट में गुजरात में जाके खत्म होता है। इतना लंबा कोस्ट लाइन है, लगभग मेरे हिसाब से 7,500 कुछ किलोमीटर के आसपास हमारा कोस्ट लाइन है। तो उस कोस्ट लाइन की रखवाली कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इनका डिप्लॉयमेंट कहाँ है? कोस्टल एरिया में। तो इनका भी तो हेडक्वार्टर किसी कोस्टल सिटी में होना चाहिए, बिल्कुल। कलकत्ता में होना चाहिए, भुवनेश्वरम में होना चाहिए, या विशाखापट्टनम में होना चाहिए, या फिर चेन्नई में होना चाहिए, कन्याकुमारी में होना चाहिए, कोच्चि में होना चाहिए, मंगलोर में होना चाहिए, गोवा में होना चाहिए। गोवा मतलब गोवा का जो भी मतलब पोर्ट एरियाज है, जो भी वास्को डी गामा या जो भी हो, मुंबई में हो सकता है, जामनगर गुजरात में हो सकता है, कहीं भी इन एरियाज में होना चाहिए था ना, लेकिन वहां नहीं है। कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ऐसा इसलिए है कि कोस्ट गार्ड को छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप उसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि बाहर से जो भी आपका दूसरे देशों से जो भी शिप आ रहा है, वो हम कोस्ट गार्ड को देख ही रहा है। उनको अगर रेस्क्यू करना है तो कोस्ट गार्ड ऑपरेशन करती है, स्मगलिंग रोकना है तो कोस्ट गार्ड रेस्क्यू करती है, कहीं मतलब समुद्र के अंदर जो भी मतलब आपदा प्रबंधन करना है, कुछ भी काम करना है तो कोस्ट गार्ड करती है, उसको तो छुपाया नहीं जा सकता है और छुपाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन असम राइफल को तो आज तक छुपा के रखा गया। उन ऑपरेशंस में हिस्सा मतलब उन ऑपरेशंस के लिए असम राइफल को रखा गया जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी जिक्र भी नहीं किया। तो इसको छुपा के रखना जरूरी था, इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी एक छुपे हुए इलाके में रखा गया। और उन एरियाज में जाने के लिए आप जहां तक आप समझते हैं कि इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, तो नॉर्थ ईस्ट के वेरियस एरिया में जाने के लिए नॉर्मल आदमी जा भी नहीं सकता, इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। तो एक प्रकार से इसको छुपा के रखा गया था। लेकिन अब तो काफी लोग जान चुके हैं असम राइफल के बारे में। असम राइफल क्या काम करती है, क्या काम कर चुकी है, असम राइफल का रोल क्या है, असम राइफल का डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ है, किन ऑपरेशंस में असम राइफल ने हिस्सा लिया है, असम राइफल के साथ गवर्नमेंट क्या क्या नाइंसाफी कर रही है, असम राइफल को क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आम जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। तो अब तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, एक जानकारी आपको और मैं दे दूं, इसी चैनल पर आपके इसी वीडियो में एक और फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है। क्या आप जानते हैं? जी बिल्कुल। कौन सी फोर्स है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, विशेष सीमांत बल हिंदी में कहते हैं उसको, और उसको विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशल फोर्सेस है। और जब चीन ने तिब्बत के ऊपर मतलब अपना अधिकार कर लिया, चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, तो दलाई लामा जो है भारत में आ गए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तिब्बत से भारत में दलाई लामा को लाने में और उनको पूरा सुरक्षित, उनको एस्कॉर्ट करके भारत के अंदर सुरक्षित उनको मतलब पहुंचाने में असम राइफल का ही योगदान है। 5 असम राइफल्स ने उनको चुंगथाम पास से लेकर के भारत में दाखिल हुई नेहरू जी के आदेश पे, और उनको सुरक्षित धर्मशाला में पहुंचाया गया। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला एक डिस्ट्रिक्ट है और हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहाँ पे एक जगह है मैक्लोडगंज, वहाँ पे आज भी आजाद तिब्बत की निर्वासित सरकार वहाँ से मतलब संचालित होती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर है श्री लोबसांग सांगे। और उन्हीं तिब्बतियन रिफ्यूजीज को लेकर के चाइना से जो हमने लड़ाई झेली, उसके बाद हमने एक फौज बनाई, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसमें तिब्बतियंस लोग थे। बाद के दिनों में इस फोर्स में गोरखास को और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड के इलाके में रहने वाले भूटियाज लोगों को, और अपना लद्दाख के भूटियाज लोगों को, और हिमाचल प्रदेश में लाहौल, स्पीति और पांगी सब डिवीजन के लोगों को इसमें भर्ती किया जाने लगा। और ये एक स्पेशल विंग है, इसमें पैरा एसएफ से भी लोग आते हैं, मार्कोज से भी आते हैं, गरुड़ से भी आते हैं, सारे ऑफिसर्स, यहाँ तक कि कुछ जेसीओस वार्स भी आते हैं। और इनका ऑपरेशन सीक्रेट होता है। और तो ये फौज है, ये स्पेशल फोर्सेस है, लेकिन ये भी हमारी तरह ड्यूल कमांड में है। ये भी हमारी तरह ड्यूल कमांड में है। जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम के बीच में ड्यूल कमांड में है। हमारा ऑपरेशन आर्मी देखता है, आर्मी मीन्स आर्मी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी हमें कमांड करती है। वैसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का भी ऑपरेशन आर्मी देखती है, आर्मी कमांड करती है, और वहां भी ऑफिसर्स आर्मी के होते हैं। जैसे एक लेफ्टिनेंट जनरल हमें कमांड करते हैं,
DGAR के नाम से। वैसे ही एक मेजर जनरल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को कमांड करते हैं IG स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से। हमारा भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से बाहर है, शिलोंग में, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से बाहर है, उत्तराखंड के चक्रोता में। चक्रोता जो है उत्तराखंड में एक पहाड़ी जगह है जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर भी है और इनका ट्रेनिंग सेंटर भी है। ये देहरादून से मतलब इसका नजदीकी शहर देहरादून है जी। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि दो फोर्सेज है जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली से बाहर और दोनों को ही गवर्नमेंट पैरामिलिट्री फोर्स करती है। अब आपके जो दर्शक है कंफ्यूज हो जाते हैं, CRP BSF ITBP को लोग पैरामिलिट्री समझ लेते हैं। पैरामिलिट्री जो है वो डिफेंस के अंडर में आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज डिफेंस फोर्सेज होती है, डिफेंस के अंडर में आती है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका बजट जो है वो डिफेंस के अंडर नहीं होता। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और असम राइफल्स आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्स। बाकी जिसको हमारे मीडिया वाले लोग या जो आमतौर पे सिविलियन लोग, पॉलिटिकल लीडर्स जिसको पैरामिलिट्री कहते हैं, वो CAPF है। और जो 5 CAPF है उसके बारे में मैं बता चुका हूं। हमारा यानी असम राइफल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है होम मिनिस्ट्री का है, लेकिन जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री का नहीं है। एक टाइम में उनका उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का था। हमारा भी 1965 तक हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का था, लेकिन अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के पास है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट मतलब प्राइम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है। जैसे होम मिनिस्टर के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आती है, वैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, PM के अंदर आता है। तो और उसे भी काफी हद तक गुप्त रखा गया है। असम राइफल के बारे में तो लोग अब थोड़ा बहुत जानने भी लगे हैं, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में अभी भी लोग कम जानते हैं। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है सर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में और असम राइफल्स में। सारी चीजें तो एक जैसी हैं, जैसे हमारा भी DG, उनका भी DG, उनका IC है, दोनों आर्मी से हैं, दोनों का हेडक्वार्टर बाहर है, दोनों का कमांड कंट्रोल आर्मी के पास है, आर्मी अफसर कमांड करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बजट जो है किसी दूसरी मिनिस्ट्री के पास है। लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को सारी सहूलियतें मिलती है जो इंडियन आर्मी के रेगुलर जवानों को मिलती है। इसलिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की ओर से कोई आवाज नहीं है। उनको 1 रैंक 1 पेंशन भी मिल रहा है, उनको सारी चीजें मिल रही है जो सहूलियतें जो मिलती है। लेकिन 2013 से पहले उनको वो सारी सहूलियतें नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि उनको पेंशन भी नहीं मिलता था। उनको पेंशन जाने पे एक लमसम अमाउंट मिलता था, इकट्ठा मिलता था। मतलब ये नहीं कि कोई NPS सिस्टम लागू था। NPS सिस्टम तो 2004 में आया, बट उससे पहले भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को पेंशन नहीं मिलता था। एक इकट्ठा एक पैकेज मिल जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट उसे रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं मानती थी। उनका ये भी मानना था कि जब तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये तिब्बत चले जाएंगे। तो इसलिए इस बहाने से तिब्बत जो तिब्बती जवान हैं जो हमारे यहाँ रह रहे हैं सेटलमेंट कैंप्स में और वो इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिलता था। बाकी पेमेंट वगैरह तो सब कुछ मिलता था, बट पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन काम तो अब वो इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो पेंशन मिलना चाहिए। इसी बेस पे लोगों ने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस में वो जीते और उनको सब कुछ मिल रहा है। ऐसे ही असम राइफल का केस चल रहा है और वो दिन दूर नहीं है, नजदीक आ गया है कि असम राइफल के जवान भी कोर्ट केस जीतेंगे और हमें भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तरह सारी सहूलियतें मिल जाएंगी। चाहे हम रेगुलर आर्मी का पार्ट बने या ना बने, हमें आर्मी की सारी सहूलियतें चाहिए जो कि हमें कभी किसी वक्त तक मिल रहा था। वो आपको भी पता है कि 1 जनवरी 1986 तक लगभग सारी सहूलियतें हमें उसी प्रकार से मिल रही थी जो इंडियन आर्मी के रेगुलर जवानों को मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं सर। और आते हैं अपने मुद्दे पे कि जो हमारा DG हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में क्यों नहीं है। हाँ जी, तो नई दिल्ली में क्यों नहीं है मैंने आपको समझाया कि नई दिल्ली में शायद ये इसलिए नहीं है कि पुराने टाइम में एक तो हमें सीक्रेट रखना था, दूसरा उन एरियाज में अगर हेडक्वार्टर होता तो मतलब उन एरियाज का मतलब नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर हेडक्वार्टर है तो कमांड कंट्रोल करना नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम राइफल्स के बटालियन को कमांड कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि उतनी ट्रेन की फैसिलिटी नहीं थी, एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। वो उस समय के समय की डिमांड थी। बट आज के समय का ये डिमांड है कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर हमारा DG हेडक्वार्टर हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हमें जो हमारी पहचान है वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारा ये जो पहचान का संकट है दूर होना चाहिए। जो लोग कोई हमें पुलिस फोर्स समझ लेता है स्टेट का, कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स समझता है, कोई पैरामिलिट्री समझता है, कोई इंडियन आर्मी का रेगुलर इन्फेंट्री समझता है। तो अलग अलग लोग हमें अलग अलग चीजें समझते हैं सर। पहचान हद तो तब हो जाती है, गवर्नमेंट ने भी हमारा ड्यूल नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, मतलब दोहरा नामकरण दिया हुआ है। खुद गवर्नमेंट ही हमें कहीं पे CAPF बोलती है और गवर्नमेंट ही हमें पैरामिलिट्री बोलती है और गवर्नमेंट ही हमें रेगुलर इंडियन आर्मी का हिस्सा शो करती है। ये तीनों चीज इंडियन गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट खुद ही क्लियर हो जाए कि हम क्या हैं। बिल्कुल। अगर आपके इसी चैनल के किसी और वीडियो में मैं तीनों का प्रूफ दिखाऊंगा, कहीं दिखाऊंगा जहां गवर्नमेंट हमें इंडियन आर्मी कह रही है,
कहीं पे हमें इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस कह रही है, और यही गवर्नमेंट हमें कहीं आर्म्ड, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कह रही है। तो गवर्नमेंट तो क्लियर हो जाए कि हम क्या हैं। जी बिल्कुल। जब गवर्नमेंट ही क्लियर नहीं है तो असम राइफल का जवान कैसे खुद क्लियर होगा कि हम लोग क्या हैं, और सिविलियन लोग, जर्नलिस्ट लोग कैसे हमें मानेंगे कि हम क्या हैं। लेकिन एक्चुअल में हम इंडियन आर्मी का ही पार्ट हैं, बट हमें फैसिलिटीज इंडियन आर्मी की नहीं मिल रही है। कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, वो हमने कोर्ट केस करके गवर्नमेंट से छीना है। जी। एक हमारा संगठन है, बार बार नाम लेता हूं, अरेवा, असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया, जिसकी स्थापना सूबेदार वीर तुलसी नायर ने की थी। उनके प्रयासों से ये सारी सहूलियतें हमें मिली है, और कई एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल है जो हमें मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं सर। मैं उम्मीद करता हूं सर कि जो हमारी जो समस्या हैं, असम राइफल्स जवान की जो समस्या हैं, वो जल्द से जल्द खत्म हो, और हमारे चैनल के माध्यम से जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी भी यही उम्मीद है, और हम भी इसी समस्या को हटाने के लिए ही ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार इस समस्या को ख़त्म करे, और असम राइफल का जो पहचान है उनको उनके दम पर मिले। तो सर हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद आशुतोष जी, दर्शकों को भी धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।